अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। दीदे मून, इसको लिखा है मिस मरी और इसकी किस्त नंबर 27 है। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या मून? शीजा के जाते ही दीदा मून के पीछे गई तो वो बेड पर अपनी फाइल्स फैलाए बैठा था। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर था, लेकिन फिर भी मनमनाते हुए दीदम ने इससे पूछा। नहीं, उसकी जानिब मुतवज्जा हुए बगैर यक लफ्ज़ी जवाब आया। मून, आई एम सॉरी, प्लीज़ गुस्सा ना हो, लेकिन आप इसे नहीं जानते। पहले इसने मुझसे शाजिर को छीना और अब आपको भी मुझसे छीनना चाहती है। बेड के पास खड़ी होकर अपनी उंगलियां चटखाते उसने मून को अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अभी भी इसके एक्सप्रेशंस में ज़रा फ़र्क नहीं आया, बल्कि वैसे ही रूडली जवाब दिए जा रहा था। मून की बेरुखी इससे बर्दाश्त नहीं हुई तो वहीं नीचे कारपेट पर बैठ गई और दोनों हाथ मुंह पर रखकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। पहले तो मून ने इसकी जानिब नहीं देखा, लेकिन जब इसकी सूसू की आवाज़ें स्टार्ट हुई तो वो हुनकों की तरह इसकी तरफ देखने लगा। पहले नाराज़ भी खुद करती हो, फिर रोने लग जाती हो। उठो नीचे से फ़ौरन और मेरे पास आओ, वरना मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। फाइल हटाते हुए मसनूई गुस्सा दिखाते हुए धमकी आमेज लहजे में बोला तो दीदम सेकंड की देर किए बगैर उठी और बेड पर पाँव नीचे किए बैठ गई। हसाद की आंखें भी मसल कर साफ करने लगी। वहाँ नहीं, यहाँ आओ, शाबाश। गोद बनाते उसने दीदम को थाई पर आने का कहा तो वो अच्छे बच्चों की तरह फ़ौरन से उसकी गोद में आ गई। अभी वो नाजाज हो रहा था और इस वजह से दीदम बिल्कुल भी नखरे दिखाने के मूड में नहीं थी। कितनी बार कहा है मेरी आइज़ को यूं रो रो कर तकलीफ मत दिया करो, मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? नम चुची पलकों को प्यार से चूमते हुए वो उसे डांटने के मूड में था। मैं जानबूझ कर नहीं रोती, आप ही मुझे रुलाते हैं। धीमी सी आवाज़ में सारा इल्ज़ाम इसने मून के सर पर डाल दिया तो उसके लबों पर तबस्सुम बिखर गया। गुस्सा नाराज़गी तो उसकी आंखों में देख कर ही ख़त्म हो गया था। अच्छा जनाब, जैसा कि मैं इसे रुलाता हूँ, वजाहत देना पसंद करेंगी आप? दीदम के कमर में हाथ डालते मून ने सवाल किया तो वो गड़बड़ा कर उसे देखने लगी। आपने उसे क्यों उठाया और फिर मुझ पर गुस्सा हुआ, मुझे डांटा? मैंने सॉरी की तो आपने फिर भी नहीं सुना। उसके सीने पर हाथ धरते हुए दीदम ने फासला कायम किया, साथ ही वजाहत दे दी। दीदी वो वहाँ बैठी कराह रही थी, ऐसे ही छोड़कर आगे गुजर जाता। क्या अच्छे से छोड़ो, मुझे ये बताओ, किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है? दीदम के नकूश अजबर करते हुए उसने सवाल दागा। यकीनन, मेरे ख्याल से। नज़रें झुकाए उसने जवाब दिया। तो फिर मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती हो दीदी? क्या मैंने तुम्हें ऐसा कोई मौका दिया जिसे तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे किसी का भी हो जाऊँगा? प्यार से इसकी गाल सहलाते हुए मून ने पूछा और उसका लहजा अजहद नरमी लिए पूछा था। ऐसी बात नहीं है मून, मैं आप पर शक नहीं करती। वैसे भी मैंने खुद ही आपको शादी की इजाज़त दी हुई है, वो तो आपने कभी ना कभी करनी ही है ना। लेकिन मुझे शीजा पर यकीन नहीं, आप नहीं जानते हैं इसे। मून की शर्ट के बटन्स के साथ खेलते हुए उसने कहा और वो साफ अल्फाज में बता भी नहीं पा रही थी कि शीजा ने इसे खुद से बात बोली है। मेरी प्यारी वाइफ, वो बेशक जैसी भी हो ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब वो शाजिर की वाइफ है, इसे शाजिर ही चाहिए था और इसे मिल चुका। तुम्हारा मून को वो नहीं ले सकती। बेफिक्र रहो, बस अपने मून पर, अपने शोहर पर यकीन रखो मेरी प्रिंसेस। मैं शाजिर नहीं हूँ। दीदम का हाथ थाम कर होंठों से लगाते हुए मून ने इसे समझाया तो दीदम ने अपने सर को हाँ में जंबिश दी। वो मज़ीद शीजा के मौजू पर बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप हो गई। आइंदा से मेरी प्यारी सी आइज़ को तकलीफ़ नहीं दोगी तुम, ओके? उसकी नीली आंखों में झांकते हुए मून ने मसनूई गुस्से से कहा। जो हुक्म मेरे सरताज, मैं नहीं तकलीफ दूंगी। अब आप हिम्मत करना चाहेंगे? मैंने खुद आपके लिए खाना बनाया है अपने मासूम हाथों से। अब मेहरबानी करें और चलकर खाना तनावुल फरमा लें। अपने हाथ सीधे करके इसे दिखाते हुए दीदम फौरन बोली तो मून की मुस्कुराहट गहरी होगी और उसने साथ ही दीदम भी मुस्कुराने लगी। इन डिम्पल्स को छुपा लिया करें, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। इसकी दोनों गालों पर हाथ रखते हुए दीदम ने खुद ही डिम्पल्स छुपा लिए। दीदम है ना मेरे डिम्पल्स की केयर करने के लिए, और नज़र नहीं लग सकती तुम। इतनी प्यारी प्यारी आंखों से नज़र नहीं लग सकती मुझे। चलो अब खाना खाकर आते हैं। दीदम साहिबा ने पहली बार खाना बनाया है, अब जहर तो उतारना ही इतना है ना। बाएं आंख दबाते हुए उसने दीदम को तंग करना चाहा तो दीवन से घूरती से नवाजी और मून ने थाई से उठ गई। मून,
اب میری جانب بہت جلد متوجہ ہو جائے گا اور میں ایک بار پھر اس دیدم کو ہرا دوں گی۔ اپنے روم میں پہنچتے ہی شیزا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جب سے مون اور دیدم واپس گھر لوٹے تھے شیزا اس پر دل ہار چکی تھی اور بارہا کوششیں کر چکی تھی جس سے مون اس کی جانب متوجہ ہو جائے، لیکن دیدم ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی، جسے دیکھ کر شیزا اندر ہی اندر کڑ رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا دیدم کو مون سے الگ کر دے۔ دیدم کو دیکھ کر جب مون کی مسکراہٹ کے ساتھ ڈمپلز ابھرتے تو شیزا جل کر راکھ ہو جاتی۔ آج پہلی بار مون اس کی جانب متوجہ ہوا تھا تو اس نے بس سمجھ لیا کہ وہ جلد جیت جائے گی، اس لیے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ اس انسان سے کیسے جان چھڑاؤں گی، اس کے کیے بھی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، بٹ ابھی اس کی خوشی تو سیلیبریٹ کر لوں۔ دیدم کو آج پہلی بار ڈانٹ پڑ گئی تھی، وقفے سے اسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ آرام سے بیڈ پر بیٹھتی اس نے سائڈ ٹیبل پر سے شاذر کی پک اٹھا کر الٹی کر کے رکھ دی۔ چونکہ اب شاذر اس کے کسی کام کا نہیں تھا سو وہ اسے جان چھڑانے کی بھی ترکیبیں سوچنے لگی۔ دیدم سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے انجانے میں اس نے دیدم کو مزید اچھا فیوچر دیا تھا جو کہ اب اس سے ہضم نہیں ہوا تو وہ بھی واپس چھیننے کی سازشیں کرنے لگی تھی۔ دیدے مون، اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی قسط نمبر ہے 28۔ جلدی جلدی سے اب کھانا کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے مون؟ آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے کھانا بنایا ہے۔ اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے دیدم چہکتی ہوئی بولی، میری دیدم نے بنایا ہے تو اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہوگا، بیٹھو اور انہیں پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاؤ مجھے۔ مون نے دیدم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے کھانے کی فرمائش بھی کر دی۔ زیادہ فری مت ہو، اچھا نا؟ خود کھائیں، ننھے بچے نہیں ہیں جو میں آپ کو کھلاؤں گی۔ پانی کا گلاس ہی مون کے پاس رکھتے ہوئے دیدم اسے ڈانٹنے لگی، بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن پہلے ایسے کہانی تو بنا لیں۔ میں اپنے بچوں کو بتایا کروں گا کہ کیسے ان کی ماما میری بلو آئیز والی پرنسس اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ دیدم کی بات کا الٹا مطلب نکالتے ہوئے وہ مزید پھیلنے لگا، مون میں کہہ رہی ہوں مجھے تنگ نہ کریں، چپ کر کے کھانا کھائیں۔ نرمی سے مون کا کان پکڑتے ہوئے دیدم نے سخت والی وائف کا کردار نبھانا چاہا۔ میرا کان پکڑ رہی ہو؟ رکو ذرا، وہ کون سا پیچھے رہنے والا تھا؟ فوراً سے اس کے دونوں کان پکڑ لیں۔ مون، میں نے آپ کا کان آہستہ سے پکڑا ہے، جلدی میرے کان چھوڑیں۔ دیدم نے اس کا دوسرا کان بھی ساتھ پکڑ لیا، پہلے تم چھوڑو پھر میں چھوڑوں گا۔ دیدم کی ناک کے ساتھ اپنی ناک لگاتے ہوئے مون بولا اور اس نے بھی سختی سے نہیں پکڑے تھے۔ اس وقت ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑائی ہونے کا موڈ تھا۔ میں نہیں، پہلے آپ، کیونکہ مجھے آپ نہیں کرنا سٹارٹ کیا تھا تنگ۔ تھوڑی سی پیچھے ہوتے ہوئے اس نے مون کا چہرہ خود سے دور کیا جہاں نیلی آنکھوں میں شوخی بھری ہوئی تھی، وہیں دوسری جانب بلیک آنکھوں میں محبت خوشی سموئی ہوئی تھی اور خوبصورت سے ڈمپلز بھی اٹکیلیاں کرتے ہوئے اپنی نمائش کرتے ہوئے ناچ رہے تھے۔ میں نے نہیں چھوڑنا، بس جب تک تم نے چھوڑتی، کیونکہ پہلے تم نے میرا کان پکڑا تھا۔ دوبارہ سے دیدم کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لے جا کر مون نے اس کی گال کو ہونٹوں سے چوہا تو دیدم نے کرنٹ کھا کر جھٹکے سے اس کے کان چھوڑ دیے۔ اسے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تو ڈائننگ ہال کے ڈور میں شاذر جو کھڑا دیکھ کر مزید شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ یہ تم لوگوں کا بیڈ روم نہیں ہے؟ مون اور دیدم کو اتنے پاس دیکھ کر شاذر کی آنکھوں میں جیسے مرچیں لگ گئی ہوں اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا ہو۔ اس نے پہلے سخت الفاظ کہنا چاہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکا کیونکہ وہ دونوں ہسبینڈ وائف تھے، ایک دوسرے پر پورا حق رکھتے تھے۔ دین از نن آف یور بزنس۔ شاذر کی آواز سن کر مون سخت بدمزہ ہوا اور شوخیاں کہیں غائب ہو گئیں۔ اپنے بھائی کی محبت کے ساتھ یوں سرعام رومانس چھاڑتے ہوئے آپ اچھے نہیں لگتے۔ دیدم اور مون کو یوں ساتھ دیکھ کر شاذر سے برداشت نہیں ہو پایا اور اس کا دل کیا پانی کا جگ الٹ کر مون پر الٹ دے۔ ایک قہر آلود نظر سے اس نے دیدم کو دیکھا جس کا موڈ بھی اس کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ میں نے تمہیں اس دن بھی سمجھایا تھا کہ دیدم میری وائف ہے اور تمہارے منہ سے یہ محبت سن کر میرا خون کھولتا ہے۔ لاسٹ وارننگ ہے تمہارے لیے، آئندہ میری وائف کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں تمہاری کیا حالت کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور اب یہ میں آخری بار بول رہا ہوں، اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لو۔ ایک اور بات، میں اور دیدم ہبی وائف ہیں، ہم رومانس چھاڑیں یا کچھ بھی کریں اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ شاذر کی گھٹیا بات کی وجہ سے مون کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھا اور سیدھا شاذر کے پاس پہنچ کر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کرایا، لیو می۔ شاذر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے جا کر ڈائننگ ٹیبل کے بیٹھ گیا۔ اپنے دل میں لگی آگ کو وہ کچھ نہ کچھ ٹھنڈا کر چکا تھا۔ دیدم حیران سی اپنی چیئر پر کھڑی ہونکوں کی طرح دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دیدم، کھانا لے کر روم میں آ جاؤ۔ نفرت آمیز نظروں سے شاذر کو دیکھتے ہوئے دیدم سے بولا تو وہ اپنے سر کو ہاں میں جنبش دے کر ٹرے اٹھا کر کھانا رکھنے لگی۔ مون وہاں سے واپس جا چکا تھا۔
दीदम मेरे लिए भी खाना निकालो। जब मून मंदिर से गायब हुआ तो शाजिर गहरी नज़रों से दीदम को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और न ही ये मेरी ड्यूटी है। तुम्हारा असल चेहरा मैं बहुत पहले से देख चुकी हूँ। शाजिर, अब अपनी घटिया बातों और हरकतों से बाज आ जाओ और लाई हुई अपनी ना बीवी तुम्हें खाना देना या तुम्हारे काम करना इसका काम है। इसे बोलो तो खाना बना कर दे, ये मैंने अपने शौहर के लिए बनाया है। मून के साथ अपना रिश्ता वाज़ह अल्फाज में जताते हुए सब चीज़ें ट्रे में रखकर वहाँ से चली गई तो शाजिर ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा। नहीं चाहिए वो पसंद की मुझे, एक दिन सुकून का नहीं गुजार सका मैं इसके साथ। गलती होगी तुम्हें ठुकरा कर। ऐ काश उस दिन मैंने धोखा ना किया होता तो आज उस मून की जगह मैं होता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, मैं तुम्हें वापस हासिल करके ही छोड़ूंगा, याद रखना। जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ी थी उस खाली जगह को देखते हुए वो खुद ही बड़बड़ाया था, दीदम आज शॉपिंग के इरादे से ज़बीन के साथ बाहर गई हुई थी और मून वापस घर आया तो रूम खाली खाली देखकर इसका मूड ही ऑफ हो गया। इसे दीदम की आदत हो चुकी थी, जैसे ही वो घर लौटता इसे दो रोज़ाना दीदम अपना इंतज़ार करती हुई नजर आती थी, जिसकी शौखियों और मासूम हरकतों की वजह से उसकी सारी थकन उतर जाती थी। आज इसे पूरा कमरा वीरान वीरान लग रहा था। वो टाई निकालते हुए बेड पर दराज हो गया और कुछ ही देर में इसका सेल ब्लिंक होने लगा था तो वहाँ निदा का नाम जगमगा रहा था। ऑफिस और वापसी में शाम को दीदम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हुए इसे निदा की अक्सर याद ही नहीं रहती थी। वो काफ़ी दिनों से इसे मुलाकात के लिए इंसिस्ट कर रही थी, कभी कॉल्स और कभी टेक्स्ट से, लेकिन मून अभी फिलहाल कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहा था। एक तो वजह दीदम की पोजेसिवनेस थी, पिछले दिनों शीजा की हेल्प करने पर ही वो कितना हर्ट हो गई थी तो इसके साथ किसी और को देखकर वो कैसा रिएक्ट करेगी, मून को इसकी फिक्र लाहक थी। दूसरे से दीदम के साथ जो वक्त मिल रहा था वो उसे बहुत भला लग रहा था और वो इस वक्त को हमेशा ऐसे ही देखना चाहता था। इसे ये डर भी था कि निदा के आने के बाद ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसे भी से लग रहा था कि वो दीदम की मोहब्बत में कहीं निदा के साथ ज्यादती ना कर बैठे, इसलिए निदा वाली बात को पोस्टपोन किए जा रहा था। कॉल पिक करने के बाद रस्मी खैर खैरियत दरियाफ्त करते ही निदा ने फिर से मिलने का वक्त मांग लिया। यार क्या मसला है मून, जब भी बात होती है तुम्हारा मूड ऑफ होता है और 12 मिलने का भी बोल चुकी हूँ, तुम टरखाने ही जा रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती, बस कल मिलो मुझे, जगह और वक्त तुम डिसाइड कर लो। निदा की नाराज़गी भरी आवाज़ स्पीकर से उभरी तो मून अपनी पेशानी मसलने लगा। ओके, मैं रात को तुम्हें बता दूंगा टाइम और एड्रेस, फिर कल मिलकर बात करते हैं। आई होप कि तुम मुझे समझोगी। क्लास वाली से वो नीचे लाउंज में नजरें जमाए बोला, तभी गेट से गाड़ी दाखिल हुई और दीदम हाथ में बहुत से शॉपिंग बैग्स थामे बाहर निकली। इस पर नज़र पड़ते ही मून के पेशानी से शिकने गायब हो गई और वो गहरी पुरसुकून सांसें लेते हुए पीछे हट गया क्योंकि स्पीकर से लगातार निदा की आवाज़ें आ रही थीं। किधर गायब हो गए हो फिर से? हेलो, आवाज़ आ रही है? मून, आर यू देयर? हेलो, जी इधर ही हूँ निदा, सॉरी थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, कल फिर मिलकर बात करते हैं, टेक केयर, बाय। अपनी तरफ से बात पूरी करते हुए कॉल ही ड्रॉप कर गया। ना जाने क्यों इसका दिल निदा की जानिब लग ही नहीं रहा था। एक वक्त था जब उसने निदा को ही अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर पसंद किया था, लेकिन दीदम के साथ निकाह के बाद इसका दिल रफ्ता रफ्ता निदम का ही होकर रह गया। लेकिन वो निदा के साथ कभी भी बेवफाई नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने सोच रखा था कि निदा को अपनी शादी का बताकर से निकाह करके लाएगा। मून, मैंने मामा को बोला भी था कि जल्दी चलें, आप आ जाएंगे मुझसे पहले, लेकिन फिर भी भागते भागते इतनी लेट हो गई। उफ, इतनी गर्मी लग गई ना, मुझे कितना मिस किया, पहले आकर सच बताना मुझे, अच्छा ना। रूम में पहुंचते दीदम ने सारे बैग्स इकट्ठे सोफे पर डाले और अपने बालों को मोड़कर ऊपर बांधते एक ही सांस में सब कुछ बताते सवाल भी पूछ लिया। पहले मुझे ये बताओ क्यों गई थी मेरे आने के वक्त पर? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा फील हुआ खाली रूम देखकर। सेकंड मैंने अपने और इसके माबैन फासला मिटाते हुए मून इसे हक कर चुका था। इसका गर्मी की वजह से दमकता हुआ चेहरा मजीद सुर्खी माइल हो गया। कितना खुशकुन एहसास था इसके लिए। इसका शौहर, इसका मून इसकी गैर मौजूदगी को इतना महसूस कर रहा था। थोड़े पल ही बीते थे जब उसे मून की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो अपने आप में सिमटने लगी। मून, मुझे भूख लगी है, आपको भी लगी होगी ना, मैं खाना लाती हूँ। मून को हक मजबूत करते हुए देखकर दीदम जल्दी से बोली तो मून पीछे होकर खुमार आलूद नजरों से उसे देखने लगा। जी बिल्कुल प्रिंसेस, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम मेरे वक्त से पर बाहर गई थी, इस वजह से मैं तुमसे गुस्सा भी हूँ। तो मुझे कम से कम 20 मिनट तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, वरना सजा सख्त भी हो सकती है। दीदम के बाल खोलकर इसे डराते हुए मून इसके बालों में अपना चेहरा छुपा गया तो वो बेचारी भी खामोश मून की बढ़ती गुस्ताखियां बर्दाश्त करने लगी। आखिर धमकी जो मिली थी वो कैसे डिस्टर्ब कर सकती थी?